See all of you, we are starting this reading 46. हमने इंट्रोडक्शन टू फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन काफी लंबा सा खत्म कर दिया। अभी जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है वो मैं ले रहा हूँ, which is reading 46, understanding fixed income risk and return. This is also extremely important and practical chapter. आराम से समझना उसको, राइट। इसमें मैं ट्राई करता हूँ एक सेशन में खत्म हो, अदरवाइज थोड़ा पार्ट बाकी रहेगा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। मोस्टली क्लास खत्म कर देंगे, देखते हैं। इसमें जो सीक्वेंस है वो मैं मेरी तरफ से करूंगा, बिकॉज दे हैव वेस्टेड लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम। बहुत रिपीटेटिव चीजें बोली है, राइट। ओके, तो सबसे पहले ये चैप्टर में देख लो, जो शुरुआत हो रहा है पेज 293 पे चालू हो रहा है। पेज 293 पे चालू हो रहा है, ठीक है। 3 सोर्सेज ऑफ रिटर्न लिखा है। 3 सोर्सेज ऑफ रिटर्न: कूपन्स एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स, interest on coupon payments that are reinvested, and any capital gain or loss, ठीक है। तो आपका जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसके 3 कंपोनेंट्स इन लोगों ने बोले हैं कि आप जब पैसा डालते हो बॉन्ड में, तो व्हाट आर द एवेन्यूज दैट यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम, राइट। तो एक तो क्या है, आई एम जस्ट सेइंग कैश फ्लोज। कैश फ्लोज मतलब क्या? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, isn't it? वही है ना कि आप अभी बॉन्ड खरीदते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको प्रिंसिपल वापस मिलेगा लास्ट में, और हर 6 महीने या हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपोनेंट। अच्छा, फिर क्या होता है कि हर एक बंदे का टाइम होराइजन होता है। हर एक बंदे का टाइम होराइजन, बराबर। सपोज बॉन्ड जो था वो 10 साल का था, सपोज बॉन्ड 10 साल का है, और मान लो वो एनुअल है, मान लो वो एनुअल है, और आप ऐसा प्लान करते हो कि 10 साल अपने पकड़ के रखेंगे, यू विल कीप दिस बॉन्ड विथ अस फॉर ऑल 10 years, राइट। तो फिर क्या होगा कि जो पैसा आएगा ना, पहले साल आएगा, दूसरे साल आएगा, उसको आपको कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट। सपोज मैंने बॉन्ड में 1 करोड़ डाला और इसका कूपन है 6%, तो हर साल 6 लाख रुपए आएंगे। वो 6 लाख थोड़ा मैं अलमारी में रख दूंगा, दैट 6 lakhs अगेन आई हैव टू रीइन्वेस्ट समवेयर, चाहे मैं एफडी करूं या जो भी करूं, बट रीइन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो दैट इज द सेकंड कंपोनेंट, ये रीइन्वेस्टमेंट
इनकम, उसको जो ब्याज आ रहा है वो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो वो री इन्वेस्टमेंट होगा, राइट। अच्छा, तो अगर 10 का 10 साल रखता हूं तो बीच बीच में जो पैसा आएगा उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो मेरा इनकम है, री इन्वेस्टमेंट इनकम। और तीसरा क्या है कि अगर 10 साल रखूं तो ठीक है कि मेरे को लास्ट में अगर 1000 रुपए फेस वैल्यू है तो 1000 रुपए वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर 10 साल नहीं रखना है मुझे, अगर उससे पहले बेच देना है तो बस मुझे तो 8 साल ही रखना है, पहले बॉन्ड 10 साल का है, बट आई विल सेल इट आफ्टर 8 years। हो सकता है ऐसा, आई विल सेल इट आफ्टर 8 years। तो इन दैट केस कौन से भाव पे बेचूंगा वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, isn't it? कौन से भाव, सपोज मैंने लिया था 1000 पे, बट जब बेचूं तो भाव है 1010, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, तो दैट इज कैपिटल गेन और लॉस। So these are the three sources. These are the three sources of return from a bond. समझ में आया? बराबर? अच्छा, तो उसी तरह से ये हमने रिटर्न की बात की, तो उस तरह से रिस्क की भी बात करें, तो रिस्क दो टाइप का है, राइट। रिस्क कितने टाइप का है? दो टाइप का है। कि एक रिस्क क्या है कि जो रीइन्वेस्टमेंट होगा वो कितने रेट पे करेंगे, वो रिस्क है कि नहीं है। आप जो पैसा रीइन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज 1 करोड़ का बॉन्ड है, हर साल 6 लाख आ रहा है, उस पे मुझे क्या ब्याज मिलेगा, वो एक रिस्क है, बिकॉज आई डोंट नो। तो दैट इज रीइन्वेस्टमेंट रिस्क, ठीक है। और ये वाला कि अगर मैं पूरे लाइफ तक होल्ड नहीं करता हूं, उसके पहले अगर बेच रहा हूं तो कौन से भाव पे बेच पाऊंगा मैंने लिया है उससे ज्यादा भाव या उससे कम भाव, वो रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस रिस्क, अंडरस्टूड। इसको क्या बोलते हैं? प्राइस रिस्क बोलते हैं। अच्छा, जो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क है वो कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? अगर आपका होराइजन लंबा है या छोटा है। अगर 10 साल का बॉन्ड है, सपोज मैं सिर्फ 2 साल रखने वाला हूं और आप 8 साल रखने वाले, तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क किसके लिए ज्यादा है? 8 साल के लिए, क्योंकि बहुत सारी कूपन आएगी, उसको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क बड़ा कब होता है? मोर इंपॉर्टेंट इफ होराइजन इज लॉन्ग। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है। जबकि प्राइस रिस्क ज्यादा कब लगेगा? अगर 10 साल का बॉन्ड है और 10 साल होल्ड करने वाले हो तो कुछ प्राइस रिस्क है ही नहीं, क्योंकि जो प्रॉमिस्ड है फेस वैल्यू वही मिलेगा। ये प्राइस रिस्क कब आता है? जब आपका होराइजन शॉर्ट टर्म होगा। सपोज आज बॉन्ड लूं 10 साल का और 1 साल बाद बेच दूं, तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क तो आएगा ही नहीं, प्योरली क्या आएगा? प्राइस रिस्क, कि कौन से भाव पे बेच रहा हूं। सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इफ होराइजन इज शॉर्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका होराइजन शॉर्ट है। एंड अनदर थिंग कि जो इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट है, एज फार एज रीइन्वेस्टमेंट रिस्क इज कंसर्न, रेट बढ़ जाए, अगर मार्केट में रेट बढ़ जाए तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। सपोज 1 करोड़ पे 6 लाख आ रहा है, तो उसको जब रीइन्वेस्ट करने जा रहा हूं तो मार्केट में रेट बढ़ गए तो मुझे ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो रीइन्वेस्टमेंट रिस्क में अगर रेट बढ़ा तो
प्रॉफिट। अगर रेट बढ़ गया तो अच्छा है, तो क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। जबकि प्राइस रिस्क, हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था हमने कि अगर रेट बढ़ जाते हैं तो बॉन्ड का भाव कम हो जाता है। सो फ्रॉम अ प्राइस रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू, अगर रेट बढ़ जाएगा तो आपको जो बॉन्ड बेचना है उसका कम भाव मिलेगा, सो दैट्स अ लॉस, दैट्स अ लॉस। तो आप देख सकते हो कि ये जो दो टाइप के रिस्क है वो बिल्कुल ही उल्टे डायरेक्शन में काम करते हैं। ये जो दो रिस्क है वो बिल्कुल ही उल्टे डायरेक्शंस में काम करते हैं। समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर। और दूसरा चीज, इट इज सॉर्ट ऑफ रिवीजन, कि हमने लास्ट लेक्चर में वाईटीएम देखा था, लास्ट लेक्चर में वाईटीएम देखा था कि कोई बॉन्ड होता है, राइट, और उसका वाईटीएम होता है, वाईटीएम मतलब रिक्वायर्ड रेट, बराबर। तो सपोज वाईटीएम इज 9%, आपने कोई बॉन्ड जब खरीदा तो वाईटीएम 9% था, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको 9% रिटर्न मिलेगा? आंसर इज यस, ओनली इफ थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो वो तीन कंडीशन क्या है, लेट मी राइट डाउन। एक्चुअल रिटर्न is 9% only if all cash flows are received, मतलब there is no default, if you hold it till maturity, and all coupons reinvested at YTM। आपको 9% कमाने तो ही मिलेगा कि एक तो कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा आप बॉन्ड पूरा लाइफ तक होल्ड कर दोगे, 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल, तो फर्स्ट और सेकंड तो पॉसिबल है। लेकिन जो तीसरा है ना, ये जो बीच बीच में कैश फ्लो आएंगे ना, वो वाईटीएम पे ही रीइन्वेस्ट करने के, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना मार्केट में। तो आपने जब खरीदा तो वाईटीएम 9% था 10 साल का बॉन्ड, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब कैश फ्लोस रीइन्वेस्ट करोगे तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मार्केट में 9% ही हो। तो इसलिए ये जो वाईटीएम 9% है, एक्चुअल रिटर्न उतना नहीं होता है। एक्चुअल रिटर्न में दो रिस्क है, इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्राइस रिस्क, और वो इस तरह से बिहेव करते हैं। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑनलाइन सबको पता चला? एनी क्वेश्चंस? ठीक है सब? ओके, तो हमने जो डिस्कस किया ना, वो इन लोगों ने बहुत लंबे लंबे एग्जाम्पल दिए हैं, उसको स्किप करने का है। बट व्हाट आई हैव टोल्ड यू, यू कैन फाइंड इट ऑन पेज 298। 298 में देखो, टू समराइज ऐसा लिखा होगा। पेज 298 पे लिखा होगा टू समराइज। बोलो ठीक है। अच्छा, अभी
ये आप देख रहे हो क्या लिखा है कि इफ होराइजन इज लॉन्ग, इफ होराइजन इज शॉर्ट, राइट। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट डिफाइंस अ होराइजन टू बी लॉन्ग और शॉर्ट। सपोज 10 साल का बॉन्ड है, सपोज 10 साल का बॉन्ड है, तो हम नक्की कैसे करेंगे कि भाई सपोज 7 साल, तो 7 साल शॉर्ट टर्म गिनो कि लॉन्ग टर्म गिनो, राइट। हाउ कैन वी डिसाइड व्हाट इज द कट ऑफ? तो वो जो कट ऑफ है ना, इसका आंसर है, वो कट ऑफ है दैट इज कॉल्ड मैक्यूले ड्यूरेशन। देयर इज अ नंबर व्हिच इज नोन एज मैक्यूले ड्यूरेशन। सपोज 10 साल का बॉन्ड है, उसका मैक्यूले ड्यूरेशन 6.5 साल आया आंसर। तो 6.5 से कम मतलब शॉर्ट टर्म और 6.5 से ज्यादा मतलब लॉन्ग। तो वो कट ऑफ डिसाइड करता है मैक्यूले ड्यूरेशन, राइट। और अगर आपका होराइजन एग्जैक्टली मैक्यूले ड्यूरेशन जितना है, समझ रहे हो, सपोज 10 साल का बॉन्ड, मैक्यूले ड्यूरेशन 6.5 साल है और आप बॉन्ड एग्जैक्ट 6.5 साल के लिए रखते हो, तो दोनों रिस्क एलिमिनेट हो जाएंगे, एक दूसरे को वो कट कर लेंगे और कोई रिस्क लगेगा नहीं। ऐसा एग्जांपल है, हम देखेंगे। अच्छा, सो मैक्यूलर ड्यूरेशन, तो मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या है? मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या है? सो approximately we can say it is sort of payback period of a bond। कि आप बॉन्ड में पैसा डालते हो, आप बॉन्ड में पैसा डालते हो, तो आपका पैसा कितने टाइम में वापस आएगा? समझो, सपोज 1000 रुपए फेस वैल्यू बॉन्ड है, राइट। सपोज ₹1000, 8%, 3-year बॉन्ड, बराबर। अगर ये 0 कूपन बॉन्ड होता तो सारा पैसा कब आता? 3 साल में आता। तो 0 कूपन बॉन्ड का मैच्योर ड्यूरेशन 3 साल है, जो मैच्योरिटी है ना वही है। अगर 0 कूपन बॉन्ड है तो जितना मैच्योरिटी वही मैक्यूले ड्यूरेशन। लेकिन इसमें क्या होगा, ये सारा पैसा 3 साल के बाद आएगा क्या? नो, पैसा आना चालू कब हो जाएगा? वी आर अज्यूमिंग इट इज एनुअल, तो पहले साल से ही पैसा आना चालू हो जाएगा। 80 और 1080, isn't it? So no doubt bulk of the money is coming on the 3rd year, but थोड़ा थोड़ा पैसा तो पहले साल से हो रहा है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल उसका एवरेज लेना पड़ेगा। उसका क्या लेना पड़ेगा? एवरेज लेना पड़ेगा। बट कैसा एवरेज? सिंपल एवरेज नहीं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा ईयर है? 3rd ईयर। बल्क ऑफ द पैसा वहां पे आता है, तो हम लोग वेटेड एवरेज लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वेटेड एवरेज लेते हैं। और वेटेड एवरेज में भी वी हैव टू कंसीडर प्रेजेंट वैल्यू। ये जो पैसा आ रहा है वो तो अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लो। सपोज अभी YTM चल रहा है मार्केट में 10%, मार्केट में YTM चल रहा है आपका 10%, तो इन सबका प्रेजेंट वैल्यू बताओ मुझे। 80/1.10 यहाँ स्क्वायर यहाँ क्यूब, क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू? 72.73, फिर 6.12, 811.42। तो ये हमारे वेटेज आ गए। ये क्या आ गए? वेट आ गए। ये कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। और अभी मैक्यूलर ड्यूरेशन क्या होगा कि 1 ईयर
into 72.73 plus 2 year into 66.12 plus 3 year into 811.42 और नीचे वेट्स का टोटल। तो क्या आया देख लो सर। Yes, what is the answer of the getting? ऑनलाइन क्या आंसर आ रहा है? टू पॉइंट सेवन ठीक है। So this 2.78 is macular duration. See, एग्जाम में आपको macular duration कैलकुलेट करने का नहीं पूछे। अरे वो लोग क्यों नहीं आया? फाइन, तो 2.78 is macular duration. इसका कैलकुलेशन कोई नहीं पूछेगा, बट यू शुड नो व्हाट इट इज, राइट? और इसके ऊपर से प्रॉपर्टीज है जो आप समझ सकते हो कि मैक्युलर ड्यूरेशन क्या है, कि कितने टाइम में पैसा वापस आएगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैच्योरिटी अगर ज्यादा है, मैच्योरिटी अगर ज्यादा है तो मैक्युलर ड्यूरेशन भी ज्यादा होगा, बाद में पैसा आएगा, राइट? सिमिलरली कूपन, अगर कूपन कम है, सपोज यहाँ 8% के बदले 4% कूपन होता तो कम कम पैसा आता, मतलब पैसा आने में देर हो जाएगी। सो अगेन मैक्युलर ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, राइट? तो ये हमको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है? अच्छा, फिर मैक्युलर ड्यूरेशन तक तो बात पहुंच गई, ठीक है? मैक्युलर ड्यूरेशन तक तो बात पहुंच गई। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर, सी आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस एग्जांपल। मैक्युलर ड्यूरेशन 2.78 आया, बराबर। फिर अगर मैक्युलर ड्यूरेशन को डिवाइड करें 1 प्लस YTM से, मैक्युलर ड्यूरेशन को डिवाइड करो 1 प्लस YTM से, मतलब 2.78 डिवाइड बाय YTM क्या है 10%, तो आंसर क्या आएगा? 2.75। श्योर? 2.78 डिवाइड बाय 1.1, 2.53। हाँ, तो ये जो नंबर आया ना 2.53, राइट? दिस इज द रॉक स्टार ऑफ फिक्स्ड इनकम। दिस इज कॉल्ड
मॉडिफाइड ड्यूरेशन। जैसे स्टॉक मार्केट का रॉकस्टार होता है बीटा, राइट, वैसे फिक्स्ड इनकम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अगर कभी कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हो या डिस्कशन सुन रहे हो, उसमें कोई एनालिस्ट बोलता है ड्यूरेशन फलाना है, तो समझ लेगा ड्यूरेशन मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वो बात कर रहा होगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन का, ठीक है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 2.53, इट इज मैक्यूले अपॉन 1 प्लस YTM। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, ये जो आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, इट इज बेसिकली और सेंसिटिविटी फैक्टर, सेंसिटिविटी फैक्टर ऑफ अ बॉन्ड, राइट। उसका क्या मतलब है कि इफ रेट increases by 1%, 1% is often written as 100 basis points, कि अगर मार्केट में अभी जो YTM 10% है, उसमें अगर 1% का फर्क आता है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, मैं ऐसा ले रहा हूं कि मान लो रेट 1% बढ़ गया, ये तो आप जानते हो कि रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव गिरता है, राइट। तो कितना गिरेगा, तो बॉन्ड प्राइस reduces by 2.53%. That is the importance of duration, modified duration। तो 2.53 है ना, कि रेट में 1% का मूवमेंट आएगा तो भाव में 2.53% का मूवमेंट आएगा। सर इसका यूनिट ये है और उसका परसेंटेज है? उसका कुछ नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है 2.53 का। इट इज जस्ट अ सेंसिटिविटी फैक्टर कि अगर रेट 1% मूवमेंट हुआ 100 बेसिस पॉइंट, तो बॉन्ड का भाव 2.53% मूव करेगा। रेट बढ़ेगा तो वो गिरेगा, रेट घटेगा तो वो बढ़ेगा, ऐसा होता है। सर उसका लॉजिक क्या होगा कि एक पीरियड से डिस्काउंट करना तो सेंसिटिविटी फैक्टर ये तो डिफरेंशिएशन के कारण ऐसा होता है, बट एज अ फॉर्मूला हमको याद रखना है कि मैक्यूल अपॉन 1 प्लस YTM। समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? ठीक है। एंड एक काम करो, ये जो बॉन्ड था ना, उसका भाव निकालो, तो जरा प्राइस निकालो। बॉन्ड का प्राइस निकाल सकते हो? नहीं, बॉन्ड का प्राइस YTM 10% है, मतलब रिक्वायर्ड 10% है, कैलसी पे भाव निकालो जरा। कितना? 9 करेक्ट, प्राइस इज इक्वल टू 950.26। कैलसी पे निकाल सकते हो या इसका टोटल वही था बराबर, या कैलसी पे भी निकाल सकते हो, मतलब बॉन्ड का भाव 950.26 बराबर। यहां मैंने क्या लिखा कि रेट अगर 1% बढ़ता है तो बॉन्ड का भाव 2.53% डाउन जाएगा। अच्छा सर इसमें कैलसी की अज्यूम कर रहा है कि सारे जो कूपन जो सेम YTM पे इन्वेस्ट हुए। अच्छा, तो ये जो 2.53% है ना, वो किसका परसेंट, वो किसका परसेंट, जो भाव है उसका परसेंट ना। भाव कितना है? 950.26। सपोज आई एम सेइंग एवरीथिंग इज इन डॉलर्स, ठीक है, सपोज एवरीथिंग इज इन डॉलर्स, ठीक है। तो ये जो 950.26 डॉलर भाव है उसका 2.53%, तो 2.53% ऑफ 950.26, तो क्या आंसर आया? 24.04 डॉलर। तो ये जो आंसर डॉलर में है ना, इसको क्या बोलते हैं? मनी ड्यूरेशन। इसको क्या बोलते हैं? मनी ड्यूरेशन या डॉलर ड्यूरेशन। ये लिख लेना सब, दिस इज नोन एज मनी ड्यूरेशन और डॉलर ड्यूरेशन।
जैसे बढ़ेगा तो सी होगा। हाँ मतलब रेट घटेगा तो बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो घटेगा। 24 ही बढ़ेगा। 24.04। यहां तक समझ में आया सबको कि अगर रेट में 1% मूवमेंट है तो बॉन्ड के भाव में लगभग 2.5% मूवमेंट, और वो परसेंट को अगर डॉलर में कन्वर्ट करूं तो दैट इज कॉल्ड मनी ड्यूरेशन और डॉलर ड्यूरेशन। अच्छा, अभी इफ रेट इंक्रीजेस बाय 1% तो असर कितना है, 24.04 डॉलर बराबर। तो उसके बदले इफ रेट इंक्रीज बाय 0.01%, 0.01% को क्या बोलते हैं, 1 बेसिस पॉइंट। तो 1% में इतना फर्क पड़ेगा, तो 0.01% में कितना पड़ेगा, 0.2404 है। तो ये जो नंबर है 0.2404, इसको क्या बोलते हैं लोग, पीवीबीपी, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट। पीवीबीपी, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट, या कोई टेक्स्ट बुक में DV01 भी बोलते हैं, डॉलर वैल्यू ऑफ 1 बेसिस पॉइंट, ऐसा। कैन बी सी कि ये अगर ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा रिस्की। हाँ करेक्ट, जितना ड्यूरेशन ज्यादा उतना रिस्क ज्यादा, करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है। और प्रॉपर्टीज तो मैंने बोला अभी कि जितना बॉन्ड लंबा उतना ड्यूरेशन लंबा, ड्यूरेशन मतलब रिस्क, उतना रिस्क लंबा, राइट। तो आइडिया दिया सकता है आपने, नहीं वो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो सबसे कम रिस्क कब होता है कि आपका जो रिक्वायरमेंट है ना, सपोज मेरा बेटा 10 साल बाद पढ़ने जाने वाला है तो मेरा बॉन्ड 10 साल का होना चाहिए, अगर उससे कम है उससे ज्यादा है तो मैं रिस्क ले रहा हूं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि इट इज नॉट ऑलवेज फीजिबल टू मैच योर रिक्वायरमेंट विद बॉन्ड्स होराइजन, तो फिर थोड़ा प्लस माइनस रिस्क लेना पड़ता है। बट अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इजंट इट, हम रियल वर्ल्ड में क्या करते हैं कि मेरा बेटा 10 साल बाद पढ़ने जाएगा तो 10 साल की एफडी करवा लो, बात खत्म, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। बट इंस्टीट्यूशन लेवल पे वो करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सपोज कोई पेंशन फंड है तो वो तो कितना डिफिकल्ट होगा, आप लोग एफआरए में पढ़ते हो, पेंशन की लायबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है, वो नहीं है, क्योंकि हर साल कितने लोग रिटायर होंगे, जब रिटायर होंगे तब क्या सैलरी होगी, फिर इन्फ्लेशन लिंक्ड है तो क्या है, यानी इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी कितनी बड़ी होगी, तो वो सब करके एक अंदाजा निकालना पड़ता है कि इस साल में इतना पैसा चाहिएगा, और उस तरह से फिर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये आपको समझ में आया। सी ये मैं अलग तरह से पढ़ा रहा हूं एज कंपेयर टू अवर टेक्स्ट बुक, आई एम लिंकिंग एवरीथिंग टुगेदर। चालू कहां से किया, कहां से चालू किया, कौन सा ड्यूरेशन, मैक्युलर ड्यूरेशन, उसके ऊपर से मॉडिफाइड ड्यूरेशन, उसके ऊपर से मनी ड्यूरेशन, उसके ऊपर से पीवीबी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, राइट। समझ में आया। अच्छा हाँ, और प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि जितना लंबा बॉन्ड उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम कूपन उतना लेट पेमेंट मतलब ज्यादा रिस्क, राइट। फिर जितना रेट ज्यादा होगा ना मार्केट में रेट, तो यू कैन सी के डिवाइड बाय 1 प्लस YTM है, तो अगर YTM ज्यादा है आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम हो जाएगा, राइट, तो रिस्क कम, राइट। और कुछ बॉन्ड्स मैंने बोला था पहले कॉलेबल या पुटेबल होते हैं, तो अगर कॉलेबल या पुटेबल बॉन्ड है तो भले ही आपको वो फायदा करवा सकते हैं नुकसान करवा सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि उनका भाव उतना बढ़ नहीं सकता या कम नहीं हो सकता। कॉलेबल बॉन्ड है तो बढ़ेगा तो वापस चला जाएगा, और पुटेबल है तो जैसे ही कम होना स्टार्ट होगा वैसे आप वापस कर दोगे। सॉरी, પહેલેથી એવી કન્ડિશન હોય કે કોલેબલ એટલે ભલે 10 વર્ષનો બોન્ડ છે પણ 5 વર્ષ પછી ક્યારે બી
જો કંપની ધારે તો પાછો બોલાવી લો, કંપની ક્યારે ધારશે જ્યારે બોન્ડનો ભાવ બહુ વધવા માંડે, તો ઇટ વિલ कॉल बैक। અને पुटेबल है इन्वेस्टर कैन पुट, इन्वेस्टर कब दे देगा जब भाव कम होने लगे। तो सर लाइक अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड कॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हाँ, मार्केट कम होने पे तो हाँ। चांसेस तो लाइक इन्वेस्टर विल बी यस, स्कैर्ड कि इसका भाव अगर इन्वेस्टर नहीं कंपनी, कॉलेबल में कंपनी वापस कर देती है। हाँ, लेकिन इन्वेस्टर को लाइक प्रॉब्लम होगा ना कि इसका भाव इन्वेस्टर fall हो जाएगा। इन्वेस्टर के लिए नुकसान है हाँ। ऐसा, जबकि पुटेबल में इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। एनु ड्यूरेशन निकले पर इट इज नॉट वेरी मीनिंगफुल, और इसीलिए कॉलेबल और पुटेबल में जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ना, उसके बदले वो अलग मेथड यूज करते हैं और उसका नाम है इफेक्टिव ड्यूरेशन। वो सिर्फ नाम याद रखना, कैलकुलेशन नहीं आएगा, राइट। कि अगर कॉलेबल या पुटेबल है तो मॉडिफाइड के बदले इफेक्टिव ड्यूरेशन फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी अपनी बुक में पेज 303 पे 46E है, वो पढ़ लो। पेज 303 46E, जस्ट गो थ्रू इट। टिकट मोटी नहीं, हाँ ऊपर सुपर भी पड़ा जाता है, कारण के पहला નથી મળતી ટિકિટ એસોસિએશન में पहले वेबसाइट पर पड़ा T20 જોઈએ, T20 नेशनल ओवर है, हो सकता है बहुत देवे अगर स्टार्ट। हां 2020 मूवी टेस्ट मैच में कोई दिवस नहीं લઈએ ને પછી बैटिंग આપી એટલે હું તો લગભગ થર્ડ डे ની પ્લાન કરું છું, થર્ડ डे કે જે પત્તી નથી હોતી है, બાકી ઈચ્છા તો છે थर्ड के फूड डे नहीं लेवाने का, पांचवा दिवस तो डांस फूड तो है ऑलमोस्ट जीरो। बेटा चुके सर अब तो जाए भी करेगा, अब तो पिच बैटिंग में पिच मैच में ऑलमोस्ट जीरो बैटिंग भी चल रही है। बैटिंग भी वनडे में एમાં બરાબર છે, વનડે જ્યારે રમત છે 300 300 ઉપર વાગતા હતા, બાકી હિસ્ટોરિકલી એટલે 90s के 2000 માં ટેસ્ટ मैच हुआ तो એટલે મારા ચાલે તો પતી જાય बहुत नहीं। ये तो लगभग फोर्थ डे नहीं दे रही है क्या ओके क्या 15-20 ओवर है क्या ठीक है 4-5 कलाक अरे डे नाइट जुआ जो है डे नाइट थर्ड टेस्ट है डे नाइट, हां डे नाइट तीन बॉल पढ़ो पढ़ो, मोस्टली मैंने डिस्कस कर दिया बट एक बार देख लो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझसे।
वो मैं समझाऊंगा, मतलब इसका एक ड्रॉबैक है जिसको एड्रेस करता है वो। सर अगर बॉन्ड परपेचुअल है तो उसका ड्यूरेशन परपेचुअल का एक फॉर्मूला है, मतलब सिंपल फॉर्मूला है, बताओ। जो मतलब इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना, उसका 1/n ऐसा होता है, तो उसमें मतलब जो रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू उस 0.1 और जो 10 है। ये ना वीडियो तो सॉरी मैं कह रहा था। तो एक बार तो बोले हाँ आई सी, मैंने एक टेस्ट में देखा था। ना सर એટલે આ જોયેલું ને જૂનું જો આ નવું જે हाँ, બન્યું but even otherwise सचिन ने 200 टेस्ट मैच में पहली बार यहाँ पे किया था, फिर सुनील गावस्कर ने 10,000 रन यहाँ पे क्रॉस किए, पिच तो वो से और कपिल देव ने 434 विकेट भी यहाँ पे ली, मटरा लिया। रिचर्ड हेडली का जो रिकॉर्ड वो गोल हुआ था ना, वो यहाँ नहीं था, बट जो क्रॉस हुआ ना वो यहाँ पे पहले नसीब शाह ने। बोलो जाए आगे। ओके, फिर यहां तक पढ़ा हम लोगों ने। अनदर थिंग इज जो 46F है, जो 46F है उसमें देखो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन का एक फॉर्मूला लिखा है W1 D1 W2 D2। तो इट इज वेरी सिंपल, ये वेटेड एवरेज ले लेने का। सपोज आपके पास 5 बॉन्ड है और 5 बॉन्ड का ड्यूरेशन दिया है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो ड्यूरेशन क्या निकलेगा, तो वो जो 5 ड्यूरेशन है उसका वेटेड एवरेज ले लेने का, राइट। उसका कोई एग्जांपल नहीं दिया है, बट दैट इज व्हाट द फॉर्मूला मींस। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर पोर्टफोलियो है ना, अगर पोर्टफोलियो है और आप ड्यूरेशन निकालते हो तो उसका जो यूज है ना वो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि इंटरेस्ट रेट 1% चेंज हुआ तो ये तभी काम करेगा कि सारे इंटरेस्ट रेट्स 1% चेंज हो। समझ रहे हो? हमने देखा है मार्केट में स्पॉट रेट्स होते हैं, 1 साल का रेट, 2 साल का रेट, 3 साल का रेट, 4 साल का रेट। तो ये जो ड्यूरेशन का फंडा है ना, वो सिर्फ काम कब करता है, ठीक ये सब जो मैंने लिखा है कि रेट इंक्रीज बाय 1% और ये सब, बराबर। तो व्हाट इज द अजम्पशन, अजम्पशन ये है कि जो आपके सारे रेट्स हैं, सपोज योर रेट्स आर लाइक दिस, 1 ईयर से 5 ईयर 10 ईयर, ये आपके रेट्स है। तो क्या बोलते हैं, यील्ड कर्व बोलते हैं, जीरो कर्व या स्पॉट कर्व बोलते हैं। तो रेट इंक्रीज बाय 1% मतलब सब रेट, समझ रहे हो, सब रेट 1% चेंज होने चाहिए। दिस इज द अजम्पशन। तो ही ड्यूरेशन काम करेगा, तो ही ड्यूरेशन काम करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि इट इज वेरी मच पॉसिबल कि
सपोज आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए तो ये वाला रेट जो शॉर्ट टर्म है ना वो तो 1% बढ़ जाएगा, लेकिन इस पे कम असर होगा और इस पे और कम असर होगा। मतलब रेट चेंज होने के बाद आपका कर्व ऐसा दिखेगा। दिस इज कॉल्ड अ नॉन पैरेलल शिफ्ट। तो नॉन पैरेलल शिफ्ट के लिए ये जो ड्यूरेशन है वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। फिर उसके लिए आपको पार्शियल ड्यूरेशन या की रेट ड्यूरेशन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन। ये एक लिमिटेशन है कि अगर पैरेलल शिफ्ट है तो बराबर, अदरवाइज इट इज नॉट 100% यूजफुल। ठीक है। अच्छा, फिर पेज 305 पे जो एग्जांपल दिया है वो पढ़ो, और उसमें एक मिस्टेक भी है तो वो सही करना पड़ेगा। जस्ट गो टू द एग्जांपल वंस, अपने सॉल्व करते हैं। सर इज इट पॉसिबल कि जो 30 ईयर की ये है वो लेस देन 10 ईयर हो? कभी कभी होता है, इन्वर्टेड होता है, बहुत रेयर होता है बट हो सकता कब इन्वर्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा है, लॉन्ग टर्म रेट्स कम है, कभी कभी होता है। और जब वो होता है तो इट इज एन इंडिकेशन कि अभी इकोनॉमी स्लो डाउन या रिसेशन में जाती है। है? तो लाइक गवर्नमेंट कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। देखा एग्जांपल क्या दिया है? कैलकुलेट मनी ड्यूरेशन ऑन अ कूपन डेट $2 मिलियन पार वैल्यू बॉन्ड। तो फेस वैल्यू कितना है? 2 मिलियन है, मतलब $20 लाख फेस वैल्यू है, बराबर। और उसका प्राइस क्या है? 101.32। तो प्राइस देख के समझने का कि 101.32 मतलब फेस वैल्यू 100 होगा, फेस वैल्यू 100 होगा। और बॉन्ड्स कितने होंगे? कितने यूनिट्स होंगे? 1 2 3 4, 20,000 बॉन्ड्स है तो ही 20 लाख फेस वैल्यू होगा ना। 100 फेस वैल्यू वाले 20,000 बॉन्ड मेरे पास है और 100 रुपए फेस वैल्यू है या $100, उसका भाव है 101.32, बराबर। तो क्या चाहिए इसको? मनी ड्यूरेशन चाहिए। इसको क्या चाहिए? मनी ड्यूरेशन चाहिए। तो मनी ड्यूरेशन चाहिए और मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है? 7.42 है, करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% के लिए 7.42% चेंज होगा ऑफ 101.32। भाव क्या है? 101.32। तो ये मेरे को कैलकुलेट करके दो, बहुत सारे डेसिमल लेना। सेवन पॉइंट 7944, ठीक है, डॉलर्स। इतने डॉलर, बराबर। ये जो है वो एक बॉन्ड का आया, ये एक बॉन्ड का मनी ड्यूरेशन आया, इजंट इट? और हमारे पास तो कितने बॉन्ड्स है? 20,000। तो इसको इंटू 20,000 कर दो। वन फाइव जीरो थ्री फाइव 15035.8 035.88। हाँ। तो जो हमारा पूरा पोर्टफोलियो है उसका मनी ड्यूरेशन इज $1,50,359 लगभग, बराबर। उन्होंने जो लिखा है ना ये कुछ 751.79, वो सालों में ऐसा ही है।
तो वो गलती है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट 1% चेंज होगा तो आपका जो बॉन्ड का होल्डिंग है उसमें लगभग $1.5 लाख का चेंज आ जाएगा। जो पार्ट बी है, सेकंड पार्ट, वो लोगों ने बराबर किया है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ बॉन्ड फॉर अ 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज। तो ये जो है मनी ड्यूरेशन जो है वो 1% के लिए होता है, 1% के लिए होता है। ये क्या बोल रहा है 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%। तो दिस इज फॉर 1%, तो 0.25% के लिए इसको डिवाइड कर दो 4 से। हाँ 37,589, तो ये मैच हो जाएगा अपना, वो बराबर किया इन लोगों ने, बराबर। ऑनलाइन ठीक है सब? ओके फिर उसके नीचे वाला देखो, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट वाला जो है, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट वाला जो है, जस्ट गो थ्रू इट मैं करता हूं। सी इसमें क्या है कि 20 ईयर 6% एनुअल पे स्टेट बॉन्ड, तो $100 20 ईयर 6% एनुअल बॉन्ड, और इसका प्राइस दिया है आपको, इसका प्राइस दिया है 101.39। कैलकुलेट पीवीबीपी assuming it has par value of 1 million, तो फेस वैल्यू 100 होगा, फेस वैल्यू 100 होगा, और हमको तो बोला है 1 मिलियन, तो कितने यूनिट्स होंगे? 10,000 बॉन्ड्स होंगे ना, बराबर। तो पीवीबीपी निकालना है ना आपको, प्राइस वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट, लेकिन ड्यूरेशन है ऐसा तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो क्या करने का, तो वी विल जस्ट गो बाय डेफिनेशन। ये पीवीबीपी मतलब क्या, कि एक बेसिस पॉइंट के कारण कितना असर होता है, लेकिन एक बेसिस पॉइंट किसका, रिक्वायर्ड रेट वाईटीएम का, तो पहले इसमें वाईटीएम निकालना पड़ेगा। पहले आप क्या करो, ये प्राइस दिया ना, तो वाईटीएम कैसे निकलेगा, एफपी 100 डालने का, पीवी माइनस 101.39 डालने का, 20 ईयर है तो N20, PMT 6 करेक्ट, और IY ढूंढने का है, वो 5.88% आया, बराबर, 5.88% आया, बराबर। तो अब आप क्या करोगे कि अभी वाईटीएम 5.88% है, तो इसको
एक बार 5.89 कर लो, बराबर, और वैल्यू फाइंड करो। लेकिन ठीक सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है 10,000 से, सब कुछ मल्टीप्लाई होने वाला है 10,000 से, मतलब 6-7 डेसिमल जो भी आ रहा है ना वो सब लिखना। एक बार 5.89 पे करो, एक बार 5.87 पे करो, सारे डेसिमल्स लेना और इन दोनों का एवरेज निकाल देना, इन दोनों का एवरेज निकाल देना, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि अभी के भाव से कितना चेंज हुआ। वन 101.27, बाद में कुछ है 30358, और ऐसा इसमें करो और इन दोनों का एवरेज लिख लो। हाँ ये क्या है 10507 फिर 506,954. ठीक है, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल लेने का। वो क्या है 101.38,995. 51, ऐसा पक्का? 995. ठीक है, नहीं सॉरी, इन दोनों का एवरेज नहीं, सॉरी, डिफरेंस काटना। हाँ ये और ये आंसर आ गए, और दोनों का डिफरेंस देख लो कि अगर ये वाली वैल्यू गिनते हो तो 101.39 से इतना हुआ, तो फर्क कितना पड़ा? सिर्फ दोनों तरफ से ही 0 पॉइंट थोड़ा फर्क हो सकता है। नहीं ये पॉइंट 12 पॉइंट समथिंग 0.12 समथिंग आएगा ना। हाँ ये कितना आ रहा है 101.39 माइनस 101.2 1169 642, और यहाँ पे 101.39 से 101.5069 जो हो रहा है वो कितना डिफरेंस आया? सिमिलर ही आएगा, सेम भी आ सकता है। 0.116954. हाँ करेक्ट, बराबर है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा, राइट। और फिर इन दोनों का एवरेज ले लो, ये दो नंबर्स का एवरेज ले लो। .1169 दोनों तरफ डिफरेंस होगा इसलिए हम वी आर काउंटिंग बोथ। हाँ 593, ठीक है। और ये क्या है, ये एक बॉन्ड के लिए इंटू 10,000 तो 1169.593,
ऐसा। तो ऑलमोस्ट 1170। सी नॉर्मली तो क्या है, ये सब मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी एक साइड का देख लो तो आंसर सेट हो जाएगा। दिस इज ओनली इफ कि अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। समझ में आ रहा है? सपोज ये क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन में 1170 है, फिर 1185 है, 1132 है, तो कुछ मतलब नहीं है। बट 1170 भी है, 68 भी है, 73 भी है, देन यू हैव टू बी केयरफुल। अदरवाइज तो एक बार करोगे तो आंसर मिल जाएगा, पता चल जाएगा क्या हो रहा है। समझ में आया व्हाट वी हैव डन? हमने एक बार बेसिस पॉइंट बढ़ाया और कम किया, हमने देखा डिफरेंस क्या आ रहा है और दोनों का एवरेज ले लिया। बेसिकली दिस इज द अप्रोच, राइट? ओके, देन देखो हमने ये जो सब अभी डिस्कस किया उसमें चालू कहां से हुआ था? मैक्यूलर ड्यूरेशन से चालू हुआ था। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम मैक्यूलर ड्यूरेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्यूलर ड्यूरेशन थोड़ा लेंथी होता है। मैक्यूलर ड्यूरेशन इज लेंथी, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि हम हर बार मैक्यूलर ड्यूरेशन ढूंढे। तो इसलिए जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है ना, उसका एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है जो हमको याद रखना पड़ेगा। बीवी मतलब बॉन्ड वैल्यू। बीवी मतलब बॉन्ड वैल्यू, और एक एग्जांपल करेंगे तो पता चल जाएगा। जो चेंजिंग वाईटीएम है, डेल्टा वाईटीएम, वो डेसिमल में लेना पड़ेगा। 300 पे नीचे का एग्जांपल दिया है वो देखो, पेज 300, देयर गिवन एन एग्जांपल। क्या लिखा है? A bond is trading at a full price of 980. If its YTM increases by 50 basis points, price will decrease to 960. If YTM decreases by 50 basis points, price increases to 1002. Calculate approximate modified duration. So अभी भाव 980 है, राइट? वो या तो 960 हो जाएगा या 1002 हो जाएगा, बराबर। और चेंज इन वाईटीएम कितना है? 50 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 0.50%, मतलब 0.5 डिवाइड बाय 100, मतलब 0.005, बराबर। मतलब ये जो ओरिजिनल है वो बीवी 0 है, ऊपर वाला भाव मतलब बीवी प्लस, नीचे वाला भाव मतलब बीवी माइनस। ये सब डालो इसमें।
कितना आया? So 4.29. That is the answer. ठीक है? approximate value और एकदम accurate. आप formula भी करिए. Approximate. लेंगी मतलब फिर वो business आ गया करने. हाँ. But this is fine. So sir, like practical integral में ये use करते हैं आप use Normally ये यूज हो जाता है. ठीक है? मैक्युलर ड्यूरेशन नॉर्मली निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ऐसा होता है ना? क्योंकि सपोज बॉन्ड मैनेजर्स होते हैं तो वो अपने आप फिक्स्ड इनकम के म्यूचुअल फंड चलते हैं, तो दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन मे बी 50 60 हंड्रेड्स ऑफ बॉन्ड्स. तो हर एक का मैक्युलर ड्यूरेशन निकालो वो सब डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इस तरह से निकाल सकते हो. ये पूरा पोर्टफोलियो का अभी का वैल्यू और 25 या 50 बेसिस पॉइंट हिला के देखो कि बढ़ेगा तो क्या वैल्यू, घटेगा तो क्या वैल्यू. तो पूरा फिर अप्रोक्सीमेट मॉडिफाइड ड्यूरेशन मिल सकता है. ठीक है? और सर ये बढ़ेगा तो 1000 हुआ है तो वो कैसे पता चलो फाइंड करके क्या 980 था 1% बढ़ा, सॉरी 50 बेसिस हाँ. पॉइंट बढ़ा तो 1002 हो गया. वो तो दिया है, 1002 दिया है. तो बोला बट ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि बॉन्ड दिया हो, उसका अभी का भाव दिया है, तो हमने अभी नहीं किया कि आप YTM निकाल लो कैलकुलेटर पे और फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा के देखो और कम करके देखो, तो हमको मैन्युअली कैलकुलेट ये दो वैल्यूज करनी पड़ सकती है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. ठीक है? अच्छा, फिर 301 पे इफेक्टिव ड्यूरेशन लिखा है वो मैंने आपको बताया कि कॉलेबल या पुटेबल है तो फॉर्मूला वगैरह सेम है, बट उसका नाम इफेक्टिव ड्यूरेशन है. बट वो हमको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने को नहीं आएगा. फिर एक छोटा सा टॉपिक है कैपिटल गेन और लॉस ऑन अ बॉन्ड. इट इज अनरिलेटेड टू ड्यूरेशन, बट देख लो पेज 295. Page 295. See, from tax purpose जो बॉन्ड है उस पे टैक्स लगेगा कि टैक्स बेनिफिट मिलेगा. मतलब अगर प्रॉफिट में हो तो टैक्स लगेगा और अगर लॉस में तो बेनिफिट मिलेगा. तो वो नक्की कैसे होगा? वो नक्की कैसे होगा कि कैपिटल गेन है कि कैपिटल लॉस है, राइट? तो उसमें ये लोग क्या करेंगे कि दे विल फाइंड आउट अ कैरिंग वैल्यू. उसमें कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. और कैरिंग वैल्यू मतलब क्या वैल्यू कि जब आपने बॉन्ड खरीदा था ना तब जो YTM था, लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज ₹1000 8% 5-year bond you are buying at 1010 rupees. बराबर? तो कैलसी में YTM निकालो, कितना आएगा IY निकालो. So 7.75%. ठीक है? ठीक है, 7.75%. फिर after 2 years sell at 1035 rupees. सपोज 2 साल के बाद आपने बेच दिया 1035 पे, तो आपका प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ फ्रॉम टैक्स पर्पस, फ्रॉम टैक्स एंगल. ये प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैरिंग वैल्यू. ये 1035 कंपेयर किससे होगा? कैरिंग वैल्यू से. और कैरिंग वैल्यू के लिए क्या करने का? ये फ्यूचर वैल्यू तो 1000, 5 साल का बॉन्ड था, 2 साल तो निकल गया, तो अभी 3 साल बाकी है. और n इज इक्वल टू 3. कूपन कितना मिल रहा है? 8%, मतलब 80. IY क्या लेने का? भले अभी मार्केट में जो रेट चल रहा हो, हमको यही IY लेने का 7.75.
and then you find out the present value 1006.47। तो ये बनेगी आपकी कैरिंग वैल्यू। अगर इससे ऊपर बेचा है तो प्रॉफिट, कम बेचा है तो लॉस। तो हमारा प्रॉफिट या गेन कितना आया 1035 माइनस 1006.47, तो 28.53 रुपीज इज योर गेन। इस पे टैक्स लगेगा ऐसा। तो अभी एग्जांपल देख लो 295 वाला। हो रहा है? All done? Okay. So we have done enough for the first quiz 302 पे 46.1 जो क्विज है और 305 पे 46.2 क्विज है, वो दोनों करने का है। ठीक है, वो दोनों कर लेना। Then we will start from convexity next time. बोलो ठीक है? ओके, ऑनलाइन ऑल ऑफ यू पहली दो क्विज कर लेना। ओके, मिलेंगे, चलो बाय। थियरी वाला चैप्टर है।